My YouTube channel Geography with Godara sir. This is class 12th Geography, book 2, that is India, People and Economy. And we are going to discuss chapter Water Resources. देखिए वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा वाटर की स्कार्सिटी। हमारे पास वाटर बहुत है, वी हैव 71% वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि हमारे 29% लैंड है और 71% वाटर है। और वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, यानी कि जितना वाटर है वो हमेशा इतना ही रहेगा, 71% ही रहेगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट वी हैव ओनली 3% फ्रेश वाटर, और इसमें से 3% से भी बहुत ज़्यादा जो है ग्लेशियर्स के ऊपर है, या वो ओशियंस के अंदर चला जाता है बाई रिवर, थ्रू रिवर ओशियंस में चला जाता है और सैलाइन हो जाता है। तो आज आप, और बहुत ज़्यादा जो हमारा फ्रेश वाटर है उसमें से हम अगर कहें कि 1% फ्रेश वाटर है हमारे पास, जो हमारे पास बचता है 3% में से, ज़्यादातर ग्लेशियर के ऊपर है या वो ओशियन रिवर के थ्रू ओशियन में चला जाता है। 1% है, ये भी ज़्यादातर पोल्यूटेड है, यानी कि वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल वाटर है वो भी पोल्यूटेड है। तो आज के समय में आप किसी भी प्रेजेंट डे में आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, ऐसी बहुत सारी टेंशन्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, एक रीजन का दूसरे रीजन के बीच में, ठीक है, ये हम देख रहे हैं आज के समय में। यानी कि देयर इज ए डिस्प्यूट ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देयर इज ए डिस्प्यूट वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड देयर इज वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, देयर इज वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओके, तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, और एक रीजन से दूसरे रीजन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट के हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हमें पता है कि वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, हम बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकते, वी कुड नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, क्योंकि वाटर हमारे हर जगह पे ज़रूरत है। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन विदाउट वाटर वी कुड नॉट लिव। तो अब हमें जो वाटर है उसका एफिशिएंट यूज़ करने की ज़रूरत है, उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो जारी रहे। तो अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया के पास कितना वाटर रिसोर्स है? इंडिया के पास वर्ल्ड का जो एरिया है वो है 2.45%। हमारे पास जो वाटर है वो है 4%, और जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 16%। यानी कि हमारे पास लैंड मास ये है, वाटर ये है, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के पास बहुत लिमिटेड वाटर है और बहुत लिमिटेड लैंड मास है। अब हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन से वाटर हमें मिलता है दैट इज़ 4000 क्यूबिक किलोमीटर। हमारे पास जो बारिश का रेनफॉल का वाटर है वो कितना है? दैट इज़ 4000 क्यूबिक किलोमीटर। हमारे पास ग्राउंड और सरफेस वाटर जो है टोटल दैट इज़ 1869 क्यूबिक किलोमीटर। कितना है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। इसमें से सिर्फ हम 60% ही यूटिलाइज कर पाते हैं, दैट इज़ 1122 क्यूबिक किलोमीटर। यानी कि इसमें से कितना यूटिलाइज कर पाते हैं? ओनली 60% यूटिलाइज कर पाते हैं। और प्रेसिपिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कब रहता है? जब मानसून का टाइम रहता है। इंडिया इज़ ए मानसून डिपेंडिंग कंट्री, तो यहाँ पे रेनफॉल जो मानसून के समय में होती है, तो हमारा जो मोस्टली प्रेसिपिटेशन है वो मानसून के समय में होता है। देन इज सरफेस वाटर। अब हम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले सरफेस वाटर की बात कर लेते हैं। और इस सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के जो सोर्सेज हैं वो क्या है? रिवर, लेक, पॉन्ड्स, कैनल्स एटसेट्रा। जो हमारा रिवर का एनुअल फ्लो है वो भी आप यहाँ की देखोगे 1869 हमारा सरफेस और ग्राउंड वाटर है, और रिवर का जो एनुअल फ्लो है दैट इज़ ऑल्सो 1869 क्यूबिक किलोमीटर, कोइंसिडेंटली एक जैसे हैं। बट वी कुड यूटिलाइज ओनली 32%। हम इसका 1869 का सिर्फ 32% यूटिलाइज कर पाते हैं, दैट इज़ 690 क्यूबिक किलोमीटर। वजह क्या है इसके पीछे? इट इज़ रीजन्स आर ड्यू टू टोपोग्राफी, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन एंड अदर कंसंट्रेंट्स।
तो हमारी जो टोपोग्राफी है, जो लैंड मास है, उसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी एक स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से और अदर कंसंट्रेशन की वजह से। अब ये जो हम जो यूटिलाइज़ कर पाते हैं, ये साउथ इंडिया में हमारा जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो हाई है, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वहाँ पर यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, और जो हिमालयन रिवर है उनका यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम है। अब हमारे पास जो वाटर का फ्लो है रिवर का, वो डिपेंड करता है उसका कैचमेंट एरिया, यानी कि रिवर का कैचमेंट एरिया कितना है, उसका ड्रेनेज बेसिन कितना है, कितने एरिया से वो रिवर वाटर कलेक्ट करती है और वो रिवर फ्लो कर रही है, उसके पास कितना एरिया है, उसका कैचमेंट एरिया कितना है, कितने एरिया से वाटर गेन कर रही है। हाउ मैनी रिवर्स टोटल वी हैव, हमारे पास टोटल रिवर्स कितनी है, 10,360 रिवर्स, and the average tributary of each river is 1.6 किलोमीटर। हर रिवर के पास 1.6 किलोमीटर की एवरेज ट्रिब्यूटरी है। देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्राउंड वाटर। अब हम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे। हमने सरफेस वाटर रिसोर्सेज की बात कर ली। हमारे पास जो टोटल रिप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर है वो है 432 क्यूबिक किलोमीटर। देखिए यहाँ पर हमने कितना डिस्कस किया था, 690 क्यूबिक किलोमीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोमीटर क्यूब, और ग्राउंड वाटर कितना है 432 किलोमीटर क्यूब। टोटल कितना हो जाता है 2 9 और 3 2 6 और 4 10 1122 क्यूबिक किलोमीटर। ये देखिए यहाँ हमारा 1122 क्यूबिक किलोमीटर आ जाता है, जो इन दोनों का टोटल है। इट मीन्स टोटल ऑफ दिस एंड दिस। तो टोटल हमारा वाटर और ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर कितना हो जाता है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो रिवर वाटर का यूटिलाइजेशन है, हाईएस्ट ग्राउंड वाटर जो रिवर बेसिन में जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड साउदर्न रीजन। यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया पंजाब हरियाणा एंड यूपी, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी, और सॉरी साउदर्न रिवर्स जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेबल है, रिप्लेंसेबल ग्राउंड वाटर है, वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का। यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा पानी कहाँ का है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन। गंगा और ब्रह्मपुत्र का कितना यूटिलाइजेशन है वाटर का, रिप्लेंसेबल वाटर है 46%। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट यूटिलाइज करता है, पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइज कौन करता है, पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड तमिलनाडु। मॉडरेट यूटिलाइजेशन कौन करते हैं, गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। सबसे कम यूटिलाइजेशन कौन करते हैं, छत्तीसगढ़, केरला एंड उड़ीसा। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डेटास। अब हम बात करते हैं लेगून्स एंड बैक वाटर। व्हाट आर लेगून्स एंड बैक वाटर। देखिए ओशियन है, दिस इज ओशियन, ये ओशियन है। अगर ओशियन से ही सेपरेट होकर सैलाइन वाटर की जो लेक्स बन जाती है उसे क्या बोला जाता है, दीज आर, इसको क्या बोलेंगे, लेगून्स बोलेंगे। यानी कि इसको वाटर का सोर्स कहाँ से आ रहा है, इसका वाटर का सोर्स जो है वो ओशियन से आ रहा है, दिस इज ओशियन, और इसको वाटर प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि हाई टाइड्स के आने की वजह से या कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड हो सकता है इस जगह से, तो इसको वाटर ओशियन से आ रहा है, तो ये सैलाइन वाटर है जो। और इसी को बैक वाटर, यानी कि अगर कोई रिवर आ रही है, रिवर ने एक लेक बना दी है फ्रेश वाटर की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बैक वाटर, दिस इज लेगून एंड दिस इज बैक वाटर। अब ये क्या काम आता है, ये कोस्टल एरियाज के आसपास मिलेंगे ऐसे जो बैक वाटर्स और लेगून्स होते हैं। ये फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कोकोनट प्लांटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, राइस कल्टीवेशन के, वोटिंग के लिए।
बोटिंग के लिए भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं राइस कल्टीवेशन। तो यहाँ पर आपको जो है वो केरला के अंदर जो आप बैक वाटर्स देखते हो या लेगून्स देखते हो वो बहुत ज़्यादा फेमस है, सीनिक ब्यूटी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी ऐसे लेगून्स एंड बैक वाटर्स डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। वाटर की डिमांड कितनी है और कहाँ पे यूटिलाइज होती है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वाटर का डिमांड है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। इंडिया कैसी इकोनॉमी है? एग्रेरियन, इट मीन्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने की वजह से हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर का जो डिमांड है वो कहाँ होती है? एग्रीकल्चर में होता है। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, यानी कि एवरी सेकेंड पर्सन फ्रॉम 3 डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर है उसके डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो एग्रीकल्चर को दी जाती है 5 ईयर प्लान्स के अंदर, यानी कि कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करके प्रोवाइड कर सकती है। इंडिया की जो वाटर की डिमांड है वो इरिगेशन के अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिसका जो मेन मोटिव होता है वो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, लाइक भाखरा नागल, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सब है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वाटर की डिमांड है वो इरिगेशन में है। ग्राउंड वाटर की 92% है और 89% सरफेस वाटर की है। इरिगेशन के अंदर 5%, इंडस्ट्री के अंदर 5% ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन होता है और 2% सरफेस वाटर का। देन डोमेस्टिक के अंदर 3% ग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का 9%, यानी कि सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ है? ग्राउंड वाटर का, नंबर 1, नंबर 2 डोमेस्टिक एंड नंबर 3 इज इंडस्ट्रीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। देखिए इरिगेशन के अंदर वाटर की सबसे ज़्यादा डिमांड क्यों है? व्हाट इज द रीज़न? देखिए हम सबसे पहले कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो स्पाशियो टेम्परेरल है। इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पाशियो टेम्परेरल मीन्स एक रीजन में इस बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है, लेकिन दूसरे समय में यहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल थी, इस बार हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई है। और जो मानसून है दैट इज़ टेम्परेरी, कई बार रेनफॉल आ जाती है, कई बार रेनफॉल आती नहीं है। इसमें वेरिएबल, कई बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है, कई बार बहुत कम रेनफॉल रहती है। तो ये इसका मेन रीज़न। यू हैव टू यूज़ दिस NCERT वर्ड्स टू राइट द आंसर। इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो पार्ट है वो वाटर डेफिशिएट या ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है। हमने जो चैप्टर किया था प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें देखा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो मेन रीज़न है, ये सब जो स्टेट्स हैं ये सब क्या है? ड्रॉट प्रोन एरिया के अंडर में आते हैं। तो हमारा जो ज़्यादातर जो पार्ट है कंट्री का वो ड्रॉट प्रोन है। और समर्स और विंटर्स क्या रहते हैं? ड्राई रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। स्मॉल सीजन एक जो टाइम आता है वो सिर्फ जुलाई एंड अगस्त का टाइम आता है जब रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर ज़्यादातर रीजन्स के अंदर। और एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंश्योर करने के लिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन कब होगा? जब रेगुलर मॉइस्चर मिलेगा, लेकिन मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा। वाटर के अंदर कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको सिर्फ मॉनसून के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, उनको रेगुलर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट, लाइक राइस है, शुगर कैन है, जूट है, इनको रेगुलर मॉइस्चर चाहिए होती है। ये सिर्फ रेनफॉल के ऊपर या मॉनसून के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन का एडवांटेज क्या है? देखिए इरिगेशन प्रोवाइड करने से हमने मल्टी क्रॉपिंग पॉसिबल हो गई है। इरिगेशन मिलने से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है। HYV सीड्स जो हैं वो सक्सेसफुल हुए इरिगेटेड एरिया में। कहाँ पर सक्सेसफुल हुए? इरिगेटेड एरिया में। तो इरिगेटेड एरिया जैसे 85% जो इरिगेटेड एरिया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर जो यील्ड है पर एकड़ वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और इन्हीं एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन भी सक्सेसफुल हुआ है। यानी कि कहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल है? जहाँ पे इरिगेशन एरियाज ज़्यादा थे, इरिगेटेड एरियाज ज़्यादा थे। अब जो इरिगेटेड एरियाज हैं वहाँ पर वीट एंड राइस ग्रो की जाती है, और ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो रेगुलर
प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं एक जैसे, इसमें ज़्यादा जो है फ्लैक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। क्या नुकसान है, हमने यहाँ पे फ़ायदे देखे कि इरिगेशन के व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। देखिए जो हमारा इरिगेटेड एरिया है पंजाब का 76.1%, 53.6% हरियाणा का, जहाँ पर ज़्यादातर जो इरिगेटेड एरिया है वो वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है। जब हमने एक्सेस इरिगेशन किया, एक्सेस इरिगेशन करने से हमने ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया, तो इससे वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, डिक्लाइन होता है। जब हमने इंटेंसिव इरिगेशन की, ज़्यादा इरिगेशन की, तो इससे सॉइल सैलाइन होना स्टार्ट होगी, एल्किनिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन स्टार्ट हो जाता है और लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लैंड की जो क्वालिटी है वो रेगुलरली रिड्यूस होती है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स कहाँ पे है, गुजरात में, ये याद रखना, सब नंबर ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन गुजरात। अब फ्लोराइड की जो प्रॉब्लम है वो राजस्थान और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एरेसेनिक की प्रॉब्लम बिहार और वेस्ट बंगाल में मिलती है ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन या ग्राउंड वाटर के इरिगेशन से होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एमरजेंस ऑफ वाटर प्रॉब्लम। अब वाटर प्रॉब्लम की एमरजेंस यानी कि वाटर की प्रॉब्लम क्या है। देखिए जो पर कैपिटा जो नीड है वाटर की वो तो बढ़ रही है, लेकिन वाटर क्या हो रहा है, नीड बढ़ रही है और वाटर डिक्लाइन हो रहा है, और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब हमें वाटर जो है वो वाटर भी क्या हो रहा है, जो अवेलेबल वाटर है दैट इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड, वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, और जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है वो श्रिंक होता है, फ्रेश वाटर रेगुलरली कम होता जा रहा है, और जितना हमारे पास अवेलेबल वाटर है वो भी क्या हो रहा है, क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। देन इज डेटरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, डेटरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, डेटरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। प्योर वाटर जो है वो, व्हाट इज प्योर वाटर, दैट इज फ्री फ्रॉम अनवांटेड सब्सटेंस। ऐसा वाटर जो फ्री फ्रॉम अनवांटेड सब्सटेंस, किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस से फ्री हो या विदाउट अनवांटेड सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, प्योर वाटर बोला जाता है। वाटर कभी भी प्योर नहीं होता है, वाटर इज नेवर प्योर। इसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली मिक्स हो जाते हैं, बट वाटर की सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी होती है, यानी कि हर वाटर की अपनी सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी मिल जाएगी। वाटर कभी भी प्योर नहीं होता है, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो नेचुरली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन तब तक वाटर अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई कर सकता है। लेकिन इसकी सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी तब रिड्यूस हो जाती है जब ह्यूमन उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट इंक्लूड करना स्टार्ट कर देता है। अब ये पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, सीप डाउन करके जो ग्राउंड वाटर है उसे भी पोल्यूट कर देते हैं, यानी कि सीप डाउन करते हैं, नीचे गहराई में जाते हैं और उसके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। कई बार जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में एंटर करके जो एक्वेटिक लाइफ है उनको अफेक्ट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो रिवर्स हैं दे आर गंगा एंड यमुना। अब हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब हमें वाटर को क्या करने की ज़रूरत है, वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है और उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रेश वाटर रेगुलरली डिक्लाइन हो रहा है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, वाटर कम होता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है, उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, और ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ऐसे लॉज बनाने की ज़रूरत है कि वाटर की जो सप्लाई है वो सस्टेनेबल रहे लॉन्ग रन तक। यानी कि ऐसा नहीं कि आज हम वाटर प्रोवाइड कर दें, आने वाली जनरेशन के लिए वाटर बचे ही ना। हमें वाटर इस तरह से प्रोवाइड करना है कि आज की जो जनरेशन है उसे भी वाटर मिल सके और आने वाली जनरेशन के लिए वाटर। अब हमें वाटर सेविंग मेथड्स और टेक्नोलॉजी को कंजर्व करने की जरूरत, यानी कि इन चीज़ों को, वाटर सेविंग मेथड और टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की जरूरत है जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके, जिसमें हम वाटर शेड डेवलपमेंट कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वाटर को रिसाइकिल या रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड यूज़, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही वाटर का यूज़ करना, जिससे वाटर का यूज़ लोगों को एनकरेज किया जा सके इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने की। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर को पोल्यूट होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
देखिए, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, जब हम ऊंचाई वाले एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा प्योर होता है। लेकिन जैसे ही वाटर प्लेन एरिया में आता है, यहाँ आते ही वाटर क्या होता है, पोल्यूट होता है। यानी कि यहाँ पे वाटर क्या मिलेगा, पोल्यूटेड मिलेगा। यहाँ पर वाटर फ्रेश मिलेगा। तो क्यों, वजह क्या है? बिकॉज पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस हेयर एंड पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई हेयर। हाई एल्टीट्यूड्स में पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, या इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे वाटर कम पोल्यूटेड होता है। जहाँ जैसे ही प्लेन एरियाज़ में आता है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो पॉल्यूटेंट्स है वो समर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि वाटर का फ्लो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। वाटर फ्लो रिड्यूस, वाटर का फ्लो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। यानी कि वाटर ज़्यादा है तो इसमें पॉल्यूशन क्या है, कम है। वाटर कम है तो पॉल्यूशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अब हमारे यहाँ पर CPCB और SPCB जो है मॉनिटर करती है वाटर की क्वालिटी को। ऐसे 507 स्टेशंस बने हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CB? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो हाई अथॉरिटी है और इसके अंडर में CPCB SPCB काम करती है। और 507 स्टेशंस बनाए गए जिसमें मॉनिटर करती है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, एक्वेटिक रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी है। अब हमें पब्लिक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है और डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको कम किया जा सके। अब हमारे यहाँ पर लोगों को कहने से, लोगों को जागरूक करने से कुछ नहीं हो सकता है, हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। दे आर लेजिस्लेटिव एक्ट्स लाइक वाटर एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इफेक्टिवली, इन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब हमें वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करने पड़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकिलिंग एंड रीयूजिंग, इनको एनकरेज करना पड़ेगा। लोगों को कहना पड़ेगा कि आप ये सारी चीज़ें, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अगर हम वाटर को सेव करेंगे, अगर वाटर के जो सोर्सेज है उन्हें बचाएंगे, रेन वाटर जो वाटर फ्लो करके जा रहा है उसे हम अगर घर के अंदर यूज़ कर सकें, इन्फीरियर क्वालिटी का जो वाटर है उसे अगर हम इंडस्ट्री को कूलिंग करने के लिए, मशीन्स को कूलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इससे वाटर की क्वालिटी क्या होगी, जो सेफ़ वाटर है, जो प्योर वाटर है वो बचा रहेगा। अब गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन को क्रैप करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज वेल्स, सर्विस वेल्स, पोन्ड्स बिल्ड करके, डैम्स बिल्ड करके वाटर को बचाना, ये सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ये सब वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में आते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा है, रिचार्ज वेल डेवलप करना है, सर्विस वेल डेवलप करना है, पोन्ड्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं। अब हमारी जो रिवर, पॉल्यूटेड रिवर है, गंगा जो रिवर है वो कानपुर और वाराणसी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। यमुना दिल्ली एंड इटावा में, दिल्ली टू इटावा कह सकते हैं, दिल्ली टू इटावा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। साबरमती जो रिवर है वो अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। गोमती रिवर लखनऊ में पॉल्यूटेड है। वाईगई मदुरई में पॉल्यूटेड है। मूसी हैदराबाद में पॉल्यूटेड है। काली, अदेर और कोम जो पूरी है एंटायर स्ट्रेच, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रेच ही पॉल्यूटेड है। व्हाट इज़ वाटर साइकिल एंड वाटर रिसाइकिल एंड रीयूज़? वाटर रिसाइकिल एंड रीयूज़ क्या होता है कि जो हम फ्रेश वाटर को इम्प्रूव करने के लिए रिसाइकिल और यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसे बचाने के लिए हम जो ख़राब पानी है उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। लेसर क्वालिटी के वाटर को हम इंडस्ट्री को कूल करने के लिए, फायर फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग और वॉशिंग वाटर से हम गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर हमें इसमें एनॉर्मस स्केल है जो रिसाइकिल एंड यूज़ है, अगर हम इसके अंदर बड़े लेवल पे इसको डेवलप करें, लोगों के अंदर वो इसको लेके जाएं, तो हम बहुत सारा पानी जो है वो बचा सकते हैं। देन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ वाटरशेड डेवलपमेंट। अब वाटरशेड डेवलपमेंट होता क्या है? वाटरशेड डेवलपमेंट मीन्स
इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि बड़े लेवल पर जब हम मैनेज करते हैं या कंजर्व करते हैं ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को, उसको वाटरशेड डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कनेक्टिंग रिवर्स, बिल्डिंग डैम्स, लेक्स एंड पोन्ड्स, यानी कि छोटे लेवल पे नहीं होता, बहुत बड़े लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जब हम रन ऑफ होने से पानी को बचाते हैं, जब हम वाटर को स्टोरेज करते हैं, चाहे वो रेन वाटर है या रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, घर के अंदर टैंक बना के वाटर को हार्वेस्ट करना है, या रिवर्स को कनेक्ट करना है, या डैम्स बनाना है, या लेक्स बनाना है, पोन्ड्स बनाना है, ये सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। वाटरशेड डेवलपमेंट जो है वो हायर स्टेज पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, जिसके अंदर हर तरह के जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के जो कदम हैं वो इसके अंदर में आते हैं। इसका एम होता है टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोसाइटी, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज सोसाइटी के बीच में जो बैलेंस क्रिएट करना है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एम है, वाटरशेड डेवलपमेंट का एम है। और वाटरशेड सक्सेसफुल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह, यानी कि जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तभी वाटरशेड डेवलपमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब ब्रॉड सेंस में क्या होता है, कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियल यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन वाटरशेड, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसी को क्या कहा गया है, वाटरशेड डेवलपमेंट कहा गया है। अब हमारे यहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट है हरियाली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, जिसका एम है रूरल पॉपुलेशन को वाटर प्रोवाइड करना फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन, फॉर फिशिंग, फॉर एफॉरेस्टेशन। इसके अंदर ग्राम पंचायत और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्राम पंचायत और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ जब वाटर प्रोवाइड कराएगी लोगों को ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशिंग के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए, उसको क्या कहा गया है, हरियाली कहा गया। और ये किसने स्पॉन्सर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देन इज नीरू वाटर एंड यू, अब ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, ये वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम है। अरवेर पानी सांसद जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने अलवर के अंदर चलाया है, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोक्लेशन टैंक्स बनाए जाते हैं, डग आउट पोन्ड जोहड़ बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ, यानी कि पूरा गांव मिलकर प्रोक्लेशन टैंक बनाए, डग आउट पोन्ड बनाई यानी कि जोहड़ बनाई, चेक डैम्स बनाई जिससे पानी बहकर जा रहा है उसे स्टोर किया जा सके, सभी लोग मिलकर जब करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तमिलनाडु का, जिसमें कंपलसरी है कि हर घर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए जब भी आप हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नहीं तो उस हाउस को डेमोलिश कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो इसी का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है मेथड ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर वेरियस यूज, बहुत सारे यूज़ के लिए जब हम रेन वाटर को कैप्चर करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, इससे हम रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को, ऐसे एक्वीफायर, बिल्डिंग एक्वीफायर, गहराई में रेन वाटर को डालकर और ज़मीन का जो वाटर का जो लेवल है उसे इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को। ये लो कॉस्ट है और इफ़ेक्टिव टेक्निक है वाटर को कंजर्व करने की। देखिए जब हम पानी को यहाँ पर डालेंगे तो इसका कोई कॉस्ट नहीं आएगा, सीधा हम इसको, इससे हमारी जो वाटर की एबिलिटी है और उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। यानी कि अगर हम वाटर को एक टैंक के अंदर स्टोर कर लेते हैं, अगर हमने वाटर को यहाँ पर टैंक में स्टोर कर लिया, एक हम वाटर को इतनी गहराई से निकाल रहे हैं, 1000 फीट से निकाल रहे हैं, और एक हम 20 फीट से निकाल रहे हैं, तो 20 फीट वाला जो वाटर है वो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, इससे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगेगी। यहाँ से जब हम निकालेंगे, जब हम अपनी टैंक से निकालेंगे तो उसमें एनर्जी भी रिड्यूस होती है, लो कॉस्ट है, यानी कि वाटर हमारे पास सेफ आ गया, वाटर के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो कम हो गया, और हमारी जो एनर्जी है वो भी सेव होती है। एनर्जी सेविंग मेथड्स है। अब ट्रेडिशनली हम ऐसा काम कर रहे थे,
ट्रेडिशनली आप देखोगे कि जैसे ही आप जहाँ पर जैसे राजस्थान के ज़्यादातर पार्ट है वहाँ पर आप देखोगे कि जो भी घर के छत का पानी है वो सारा पानी एक टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाता था। ऐसा हम ज़्यादातर राजस्थान के जो भी हाउसेस हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर डेफिशिएंट एरियाज है वहाँ पर ऐसा देखना। कोस्टल एरियाज़ के अंदर हम वाटर डीसैलिनाइजेशन कर सकते हैं। वाटर को डीसैलिनाइजेशन बहुत ज़्यादा महंगा काम होता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे डीसैलिनाइजेशन प्रोजेक्ट्स लगाएं तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर वाटर की स्कार्सिटी रहती है। पानी बहुत है बट ऑल वाटर इज सैलाइन, तो इस सैलाइन वाटर को हम अगर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दें। इंटरकनेक्टिंग रिवर्स, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, क्योंकि रेन वाटर जब आता है बारिश के समय में जो रिवर्स है वो ओवरफ्लो हो जाती है और कुछ एरियाज़ में बहुत कम रेनफॉल होने की वजह से वाटर का लेवल डिक्लाइन हो जाता है। तो जहाँ पर वाटर कम है वहाँ पर हम रिवर को, एक रिवर को दूसरी रिवर से कनेक्ट करके उसे बाईपास पानी पहुँचा सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी। इंडिया की नेशनल वाटर पॉलिसी जो लॉन्च की गई थी 2002 में, ये है कि प्रायोरिटी देना है कि वाटर कैसे किसे प्रोवाइड किया। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो ड्रिंकिंग वाटर को है, देन इरिगेशन को है, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद नेविगेशन है, उसके बाद इंडस्ट्रीज है, उसके बाद अदर यूज़ है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, इरिगेशन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहे एनिमल है, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन हो, सभी को वाटर प्रोवाइड करना है। सेकंड इरिगेशन के लिए, उसके बाद हम किसे देंगे, इरिगेशन को देंगे। थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। फोर्थ नेविगेशन के लिए, फिफ्थ इंडस्ट्रीज़ को, फिर अदर यूज़ के लिए। अब इरिगेशन के लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम, ये और वाटर ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर में प्रायोरिटी ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को दी जाती है। अब ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसके अंदर वाटर जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन उसे मिनिमम किया जाए। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने की बात इसमें की गई है और कंजर्वेशन करने की, अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को वाटर की स्कार्सिटी के बारे में अवेयर करने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है। देन वी विल डिस्कस अबाउट जल क्रांति अभियान। व्हाट इज़ जल क्रांति अभियान? जो ये जल क्रांति अभियान है ये 2015 में लॉन्च किया गया था। अब वाटर हमें पता है कि लिमिटेड है और क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से बहुत ऐसे एरियाज हैं, वाटर स्ट्रेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं वाटर स्ट्रेस एरिया। तो गवर्नमेंट जो है वो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वाटर की जो पर कैपिटा जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज करना है। इसके अंदर लोकल बॉडीज़ को, एनजीओज और सिटीजन्स को अवेयर करना है, यानी कि इन सबको मिलकर लोगों को अवेयर करना है, वाटर को सेव करना है। अब इसमें एक तो जलग्राम डेवलप करना है, जो भी वाटर स्ट्रेस एरिया वहाँ पे एक जलग्राम डेवलप करना है। जलग्राम के अंदर 1000 हेक्टेयर जो एरिया है उसको वाटर प्रोवाइड करना है, वहाँ पे वाटर को कंजर्व करना है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना है। पॉल्यूशन फ्री करना है, वाटर को पॉल्यूशन फ्री करना है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, एरेसेनिक फ्री वेल्स डेवलप करनी है। मास अवेयरनेस क्रिएट करना है बाय सोशल मीडिया, बाय प्रिंट मीडिया, और लोगों की लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को वाटर सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करना है। यानी कि वाटर प्रोवाइड करके लोगों की लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है। देन ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे जो बुक के अंदर नहीं दिया हुआ बट वी हैव आस्क इन एग्जाम, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉब्लम्स इन डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करने में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वाटर जो है वो सबसे क्रूशियल रिसोर्स है और इनडिस्पेंसेबल है हमारे से। हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और अगर हमें सस्टेन करना है लाइफ के अंदर तो वाटर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एंशियंट सिविलाइजेशन जो है वो रिवर्स वैलीज़ के पास डेवलप होती है, तो इनमें हम बहुत सारी ऐसी रिवर वैलीज़ की बात कर सकते हैं, इंडस वैली, येलो रिवर, नाइल वैली सिविलाइजेशन। तो इंडिया आज के समय में वाटर क्राइसिस फेस कर रही है पिछले कुछ डिकेड से, और इस प्रॉब्लम को अभी तक हम कोप नहीं कर पाए हैं, इस प्रॉब्लम को अभी भी हम दूर नहीं जा पाए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इनसफिशिएंट एबिलिटी ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर की जो एबिलिटी है वो इनसफिशिएंट है, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे कम हमारे पास वाटर मिलता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। देखिए जो वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि वाटर
जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा रहता है, जहाँ पर कम है वहाँ कम रहता है। तो हमारे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवर को इंटरकनेक्ट करना। ये हमारे अभी तक हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ मिल रहा है कि रिवर को इंटरकनेक्ट करना हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, बट ये अभी तक हो नहीं पाए। तो अगर कहीं पे फ्लो ज़्यादा है तो उसको हम दूसरे एरिया में जहाँ पे फ्लो कम है, वाटर कम है, वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जहाँ पर वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन होता है तो दूसरी जगह जहाँ पर वाटर की नीड है वहाँ वाटर नहीं पहुँच पाता है। डिटरेशन इन क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी रेगुलरली रिड्यूस हो रही है क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है जो वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं और इनसे की वजह से हमारे यहाँ पे वाटरबोर्न डिजीज़ देखने को मिलती है। लो एलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, हमारे यहाँ पे वाटर तो बहुत है बट फ्रेश वाटर 3% है और इसमें से भी ज़्यादातर क्या है, पॉल्यूटेड है। हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनाइजेशन, अगर हम ओशन वाटर को, सैलाइन वाटर को अगर डिसैलिनाइज करते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी आर नॉट ए हाईली डेवलप्ड कंट्री। हार्नेसिंग ऑफ रिवर, यानी कि रिवर जो है वो उनकी जो ऊपर लगातार डैम बनाए जा रहे हैं, उनके वाटर को हार्नेस किया जा रहा है। अब इनको इंटरकनेक्ट करने की बात हो रही है, ये अभी तक हम पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। जितना रिवर का वाटर हमें हार्नेस करना चाहिए, जितना उसके चैनलाइज करना चाहिए, जितने उसके डैम्स बनाने चाहिए, वो अभी हम नहीं बना पाए हैं। हमारे डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।